हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेट कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 11 अकाउंटेंसी के अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, जिन्हें अकाउंटेंट यूनिवर्सली अडॉप्ट करते हैं ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने में। ये जो रूल्स हैं, ये जो नॉर्म्स हैं, ये बहुत सारे आइटम्स की अकाउंटिंग में यूज होते हैं, जैसे एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, इनकम। तो बहुत सारे आइटम्स हैं जिनकी अकाउंटिंग में हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं। आज का वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लेक्चर सिर्फ 11th क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आप आगे ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, सीए करेंगे, तब भी आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर आज का वीडियो लेक्चर आप ध्यान से देख लेते हैं, फुल कंसंट्रेशन के साथ देख लेते हैं, तो आज के वीडियो लेक्चर में ही ये सारे बेसिक टर्म्स आपको क्लियर हो जाएंगे जो अकाउंटिंग में रिक्वायर्ड होती हैं। आज मैं आपको 11 प्रिंसिपल बताऊंगी। 11 के 11 प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है और यूनिवर्सली अडॉप्ट किए जाते हैं अकाउंटेंट के द्वारा। पहला प्रिंसिपल है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। देखो, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन ये दो अलग अलग एंटिटी होते हैं। जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, ना कि बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे देखो, आपने बिजनेस में 50,000 रुपीज इन्वेस्ट किए। देखो, ये आप हैं, आप बिजनेस में 50,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये 50,000 रुपीज आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए। आप कौन हैं? आप एक अलग एंटिटी हैं। आप है बिजनेसमैन, आप है प्रोप्राइटर, और दूसरी एंटिटी है आपका बिजनेस। तो ये दो सेपरेट एंटिटी है। जो अमाउंट आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, उस अमाउंट को हम कहते हैं कैपिटल। ये जो रुपीज 50,000 आप अपने बिजनेस में लगा रहे हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ये है कैपिटल। बिजनेस के लिए ये कैपिटल हमेशा एक लायबिलिटी कंसिडर की जाती है, क्योंकि जो बिजनेसमैन होता है वो बिजनेस के लिए एक क्रेडिटर है। बिजनेस हमेशा ये एज्यूम करता है कि उसने अपने मालिक से पैसा उधार लिया है, इस वजह से वो उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करता है। समझ में आया? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन हमेशा ये दो डिस्टिंक्ट एंटिटी होती है, डिफरेंट एंटिटी होती है। बिजनेस कभी भी बिजनेसमैन के पैसे को अपना पैसा कंसिडर नहीं करता, वो उसे हमेशा एक लायबिलिटी कंसिडर करता है, एक ऑब्लिगेशन कंसिडर करता है। हमेशा एक लायबिलिटी, एक ऑब्लिगेशन, एक बर्डन कंसिडर करता है कि मुझे बिजनेसमैन का पैसा वापस करना है। इसी वजह से हम हमेशा प्रोप्राइटर के कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। देखो, जब आप बिजनेस में कैश इंट्रोड्यूस करते हैं, आप बिजनेस में पैसा लगाते हैं, तो एंट्री क्या होती है? एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट। हम हमेशा प्रोप्राइटर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट क्यों करते हैं? क्योंकि ये पैसा बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी को हम हमेशा क्रेडिट करते हैं। तो समझ आया बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ये कहता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन ये दो अलग अलग एंटिटी हैं, दो डिस्टिंक्ट एंटिटी है, और जब भी अकाउंटिंग की जाती है तो हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती है, ना कि बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो पैसा बिजनेसमैन बिजनेस में इन्वेस्ट करता है वो बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी होता है, एक ऑब्लिगेशन होती है, एक बर्डन होता है। बिजनेस हमेशा ये एज्यूम करता है कि उसने जो पैसा उधार लिया है वो अपने खुद के मालिक से उधार लिया है, ना कि आउटसाइडर पार्टी से। इस वजह से वो उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करता है। क्लियर? दूसरा प्रिंसिपल आता है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल।
मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या कहता है कि ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को बुक्स ऑफ अकाउंट में तभी रिकॉर्ड किया जा सकता है जब आप उन्हें मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हो, मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। अगर ट्रांजैक्शन को मनी की टर्म्स में मेजर नहीं किया जा सकता तो आप उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जैसे देखो, आपने 5 मशीन परचेज की, 20 फैंस परचेज किए, 100 चेयर्स परचेज की, तो क्या आप इन आइटम्स को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर पाएंगे? नहीं। इन आइटम्स को बुक्स ऑफ अकाउंट में तभी रिकॉर्ड किया जाएगा जब आप इन्हें मॉनेटरी टर्म में ट्रांसफर कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। जैसे 5 मशीन आपने परचेज की है ₹7 लाख की, 20 फैन आपने परचेज किए हैं ₹1 लाख के, 100 चेयर आपने परचेज की है ₹80,000 की। तो जो मॉनेटरी वैल्यू आपने एक्सप्रेस की है इन आइटम्स के लिए, इन वैल्यू को आप बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर पाएंगे। कभी भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट में ऐसे नहीं लिखेंगे 5 मशीन, 20 फैंस, 100 चेयर्स। आप हमेशा मॉनेटरी वैल्यू को रिकॉर्ड करते हैं। तो जो आइटम मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस किए जाते हैं उन्हें हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं, और जो आइटम मनी की टर्म्स में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते उन्हें हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल की सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट आइटम्स है जो एंटरप्राइज के लिए बहुत बेनिफिशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट एंटरप्राइज के प्रॉफिट पर होता है, लेकिन फिर भी हम उन्हें रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जैसे मैनेजमेंट कैलिबर, लेबर स्ट्राइक, कैपेबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, एंटरप्राइज इमेज अमंग पीपल, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस हैं, लेकिन हम इन्हें अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि इन्हें मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। क्लियर? थर्ड प्रिंसिपल आता है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब क्या हुआ कि बिजनेस की लाइफ को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाता है ताकि प्रॉफिटेबिलिटी को इवेल्युएट किया जा सके, बिजनेस के परफॉर्मेंस को चेक किया जा सके। देखो, जब भी कोई पर्सन कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके हमेशा यही इंटेंशन होती है कि उसका बिजनेस इनडेफिनेट पीरियड तक चलेगा, लेकिन क्या वो बिजनेस को जब बंद करेगा तब उसकी प्रॉफिटेबिलिटी चेक करेगा, तब वो परफॉर्मेंस को चेक करेगा? नहीं, क्योंकि अगर वो बिजनेस के बंद होने पर बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी चेक करता है तो बहुत लेट हो जाएगा करेक्टिव स्टेप्स लेने के लिए। तो वो क्या करता है कि बिजनेस की लाइफ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। जैसे देखो, एक बिजनेस है जो हम सोच रहे हैं 60-70 साल तक चलेगा, ठीक है। अब हमने क्या करा कि इस पूरे टाइम पीरियड को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये पीरियड यूजुअली माना जाता है 12 मंथ्स का, ये पीरियड माना जाता है 1 ईयर का। इस तरह से वो एक एक साल के इंटरवल में पूरे 60-70 ईयर्स को ब्रेक कर देता है ताकि वो बिजनेस के परफॉर्मेंस को, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को इवेल्युएट कर सके और करेक्टिव स्टेप्स ले सके बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए। ये जो 12 मंथ्स हैं ये कब स्टार्ट होते हैं? देखो, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। यानी हर बिजनेस एंटिटी के लिए ये जरूरी है कि वो फाइनेंशियल ईयर ही अडॉप्ट करेंगे जो 1 अप्रैल टू 31 मार्च होगा। क्लियर? और हर रेगुलर इंटरवल पर वो चेक करते हैं बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी, बिजनेस के परफॉर्मेंस को, क्योंकि उन्हें रिजल्ट पब्लिश करना होता है जो रिक्वायर्ड होता है इन्वेस्टर्स के लिए, बैंक के लिए और अदर पार्टीज जो इंटरेस्टेड हैं उस बिजनेस में। क्लियर? अब देखो, इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज बता रही हूं कि जो कंपनीज अपने शेयर लिस्ट कर देती है स्टॉक एक्सचेंज में, वो रिजल्ट को
3 मंथ्स में यानी क्वार्टरली पब्लिश करती है प्रॉफिटेबिलिटी को डिपिक्ट करने के लिए। वो ईयरली पब्लिश नहीं करती, वो हर 3 महीने में रिजल्ट को पब्लिश करती है ताकि प्रॉफिटेबिलिटी पब्लिक को और अदर पार्टीज जो इंटरेस्टेड है उनको पता लग सके। क्लियर? तो ये होता है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। समझ आया अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या होता है? अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बिजनेस की टोटल लाइफ को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है और जो ये छोटे टुकड़े होते हैं ये होते हैं 12 मंथ्स के। ये जो 12 मंथ्स है ये एक फाइनेंशियल ईयर होता है जो हर बिजनेस एंटरप्राइज को एडॉप्ट करना होता है, जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और एंड होता है 31 मार्च को। तो रेगुलर इंटरवल पर बिजनेस एंटिटी बिजनेस की परफॉर्मेंस को, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करती है, इवेल्युएट करती है और करेक्टिव स्टेप्स लेती है। क्लियर? नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक कंप्लीट रिपोर्टिंग होनी चाहिए, किसी तरह की कोई भी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन हाइड नहीं की जानी चाहिए। यानी बिजनेस एंटिटी को वो सारी इंफॉर्मेशन, वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो यूजर्स के लिए सिग्निफिकेंट है, यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारे रिवील करने चाहिए। किसी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन हाइड नहीं करनी चाहिए। जैसे अगर टर्नओवर कम हुई है तो क्या रीजन है, किस वजह से टर्नओवर कम हुई है। अगर आप कोई मेथड चेंज करते हैं तो वो मेथड भी आपको फुटनोट में डिस्क्लोज करने चाहिए। जैसे देखो आप इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए लीफो मेथड यूज कर रहे हैं, फीफो मेथड यूज कर रहे हैं या वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड यूज कर रहे हैं, कौन सा मेथड आप इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए यूज कर रहे हैं वो आप फुटनोट में डिस्क्लोज करेंगे। इसी तरह से डेप्रिसिएशन में आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज कर रहे हैं, अगर आपने मेथड चेंज किया है वो भी आप फुटनोट में डिस्क्लोज करेंगे। अगर बिजनेस में कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी है वो भी फुटनोट में डिस्क्लोज किया जाना चाहिए। कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होती है? वो ऐसी लायबिलिटी होती है जो अकर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, क्योंकि वो डिपेंड करती है आउटकम ऑफ रिजल्ट पर। रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट का आउटकम क्या होगा, उस पर वो डिपेंड होती है। तो अगर बिजनेस की कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी है वो भी फुटनोट में डिस्क्लोज होनी चाहिए। तो समझ आया? फुल डिस्क्लोजर का मतलब यही है कि बिजनेस की जो भी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन इंटरेस्टेड पार्टीज के सामने रिवील होनी चाहिए, चाहे वो इन्वेस्टर हो, चाहे बैंक हो, चाहे क्रेडिटर हो। हर इंटरेस्टेड पार्टी को, हर एक्सटर्नल यूजर को बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशन रिवील्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है मटीरियलिटी प्रिंसिपल। मटीरियलिटी का मतलब क्या होता है? मटीरियलिटी का मतलब होता है इम्पोर्टेंट। जो चीजें बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट है उन्हें वो डिस्क्लोज करेगी, जो भी इममटीरियल चीजें हैं उन्हें डिस्क्लोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे देखो बिजनेस के 15 डेटर्स है तो बिजनेस को बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है कि हर डेटर का नाम डिस्क्लोज करें। टोटल अमाउंट कितनी रिसीव करनी है डेटर से वो अमाउंट डिस्क्लोज की जाएगी, ना कि हर डेटर का नाम। तो जो चीजें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मटेरियल है सिर्फ उन्हीं आइटम्स को डिस्क्लोज किया जाएगा, इररेलेवेंट और इममटीरियल चीजों को डिस्क्लोज नहीं करेंगे। एक चीज जो आपके लिए मटेरियल है हो सकता है मेरे लिए इममटीरियल हो, और जो मेरे लिए मटेरियल है हो सकता है आपके लिए इममटीरियल हो। जैसे देखो एक एग्जांपल से समझा रही हूँ। एक बिजनेस है, उसकी टर्नओवर है 25 लाख रुपए और वो एक बिल्डिंग को रिपेयर करवाने में खर्च कर रही है 2.5 लाख रुपए। तो देखो जिस बिजनेस की टर्नओवर 25 लाख रुपए है और उसका जो एक्सपेंस है रिपेयर ऑफ बिल्डिंग में वो है 2.5 लाख रुपए, तो ये अमाउंट बिजनेस के लिए मटेरियल है। दूसरी तरफ दूसरा बिजनेस है जिसकी टर्नओवर है 25 करोड़ रुपए,
अब देखो, जिस बिजनेस की टर्नओवर 25 करोड़ रुपए है उसके लिए रिपेयर ऑफ बिल्डिंग अमाउंट ₹2,50,000 इमटेरियल है। तो मटीरियलिटी ये सब्जेक्टिव इन नेचर है, ये बिजनेस टू बिजनेस, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जो चीज एक बिजनेस के लिए मटेरियल है हो सकता है दूसरे बिजनेस के लिए इमटेरियल हो। तो हर बिजनेस मटीरियलिटी कंसेप्ट को फॉलो करता है। जो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मटेरियल चीजें होती है उन्हीं चीजों को वो बुक्स ऑफ अकाउंट में डिस्क्लोज करेगा। क्लियर? नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये 1 मार्कर में भी पूछा जाता है। देखो, प्रूडेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बिजनेस के जो भी एंटिसिपेटेड लॉसेस हैं उन्हें हम रिकॉर्ड करते हैं और जो भी बिजनेस के एंटिसिपेटेड गेन है उन्हें हम इग्नोर करते हैं। ये हमें प्रूडेंट बनाता है, हमें बुद्धिमान बनाता है, हमें समझदार बनाता है। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आपको लगता है फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है तो उसे आप बुक्स ऑफ अकाउंट में आज ही रिकॉर्ड कर दो। लेकिन अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में कोई गेन होने वाला है तो उस गेन को आप तब रिकॉर्ड करो जब आप गेन रिसीव कर लो, गेन की अमाउंट आपको एक्चुअली मिल जाए। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, आपको पता है जब आप सामान उधार बेच रहे हो तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पैसे नहीं देंगे, तो उसके लिए आप पहले से ही प्रोविजन कर लेते हो। आपको पता है कि ये पर्सन पैसे नहीं देगा, तो ये क्या है, ये फ्यूचर में होने वाला एक लॉस है जिसके लिए आप पहले से ही प्रोविजन कर रहे हो। दूसरा इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। देखो, क्लोजिंग स्टॉक को हम हमेशा उस वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं जो लेस होता है, चाहे वो मार्केट प्राइस हो चाहे वो कॉस्ट प्राइस हो। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट प्राइस, कॉस्ट और मार्केट विच एवर इज लेस। चाहे कॉस्ट प्राइस लेस हो चाहे मार्केट प्राइस लेस हो, जो प्राइस लेस होता है उस पर हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू करते हैं। इसी तरह से इसका एक और एग्जांपल है कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ, ऐसी लायबिलिटी जो फ्यूचर में एग्जिस्ट हो सकती है। आप श्योर तो नहीं है उसके लिए, लेकिन पॉसिबिलिटी है जो फ्यूचर में एग्जिस्ट हो सकती है, तो उसके लिए भी आप पहले ही प्रोविजन कर लेते हैं। जैसे देखो, एक राइवल कंपनी है जिसने आपके खिलाफ एक मुकदमा कर रखा है। आपको लगता है कि अगर हम फ्यूचर में ये मुकदमा हार गए तो हमें 20 लाख रुपए का लॉस हो जाएगा। तो ये क्या है, ये कंटिंजेंट लायबिलिटी है। कंटिंजेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो फ्यूचर में अराइज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। वो डिपेंड होती है आउटकम ऑफ रिजल्ट पर, कि रिजल्ट का आउटकम क्या होगा। क्लियर? तो अगर कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी है तो उसके लिए भी हम पहले से ही प्रोविजन कर लेते हैं। तो समझ आया आपको प्रूडेंस प्रिंसिपल? प्रूडेंस प्रिंसिपल कहता है ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस should be recorded in books of account but all anticipated gain should be ignored। अगर आपको पता है फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है तो उसे आप बुक्स ऑफ अकाउंट में इमीडिएटली रिकॉर्ड कर दो, लेकिन अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में कोई गेन होने वाला है तो उस गेन को आप तभी रिकॉर्ड करो जब आप गेन एक्चुअली रिसीव करो। क्लियर? इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। दूसरा इसका एग्जांपल है कंटिंजेंट लायबिलिटी। तीसरा इसका एग्जांपल है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। क्लियर? अब आता है नेक्स्ट प्रिंसिपल, कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट। देखो, कॉस्ट प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब बिजनेस में कोई भी एसेट परचेज की जाती है तो उसे हमेशा परचेज प्राइस पर ही रिकॉर्ड किया जाता है। मार्केट वैल्यू चाहे इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है उसे कंसिडर नहीं किया जाता सब्सिक्वेंट ईयर में। जो कॉस्ट प्राइस है, जिस प्राइस पर
एसेट को एक्वायर किया गया था उसी प्राइस पर, उसी वैल्यू पर एसेट को रिकॉर्ड किया जाता है। मार्केट प्राइस बाद में क्या हो रहा है, चाहे वो घट रहा है चाहे वो बढ़ रहा है, इस चीज को कंसिडर नहीं किया जाता। इसी वजह से इसे हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये पास्ट पर बेस्ड होता है। जो एसेट हमने पास्ट में जिस प्राइस पर परचेज की थी वही वैल्यू हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। जो करंट मार्केट वैल्यू है उसे हम इग्नोर कर देते हैं, उसको हम कंसिडर नहीं करते। जैसे देखो, आपने एक बिल्डिंग खरीदी 25 लाख रुपए की और 2 साल बाद उस बिल्डिंग की वैल्यू हो जाती है 30 लाख रुपए, तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट में 25 लाख रुपए ही दिखाएंगे, आप 30 लाख रुपए नहीं दिखाएंगे। क्लियर? तो कॉस्ट कंसेप्ट यही कहता है कि एसेट बुक्स ऑफ अकाउंट में उस प्राइस पर रिकॉर्ड की जाती है जिस प्राइस पर उसे एक्वायर किया गया था। इसका दूसरा एग्जांपल हो सकता है मशीनरी। जैसे आपने एक मशीन 5 लाख रुपए में खरीदी, तो 5 लाख रुपए उसका कॉस्ट प्राइस है, ये आप बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन देखो, हर साल आप 5 लाख रुपए नहीं दिखाएंगे, क्योंकि जब आप मशीन को यूज करेंगे तो उसका वियर एंड टियर होगा, यानी एवरी ईयर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो डेप्रिसिएशन को रिड्यूस करने के बाद जो अमाउंट आप रिसीव करेंगे वो आप सब्सिक्वेंट ईयर्स में शो करेंगे मशीन। क्लियर? नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है मैचिंग प्रिंसिपल। देखो, मैचिंग प्रिंसिपल ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल कहता है कि ये बहुत जरूरी है कि सेम अकाउंटिंग ईयर में एक्सपेंसेस को रेवेन्यू से मैच किया जाना चाहिए। यानी जब आप खर्चे कर रहे हैं रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, तो उसी ईयर में उन खर्चों को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए जिस ईयर में आपने वो खर्चे किए हैं रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। जैसे देखो, तो आपने एक मशीन खरीदी, मशीन आपने पूरे साल यूज की रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। तो मशीन को यूज करने के बाद जो मशीन का टियर एंड वियर होगा उसे आप डेप्रिसिएशन की फॉर्म में उसी ईयर में रिकॉर्ड करेंगे। तो समझ आया आपको मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है? मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि जिस साल आप खर्चे कर रहे हैं उन खर्चों को उसी साल की रेवेन्यू से मैच कर दो, किसी तरह की मिसमैचिंग नहीं होनी चाहिए। प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में भी मैचिंग प्रिंसिपल को ही यूज किया जाता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होती है? जैसे देखो, आपको 12 महीने का रेंट देना था लेकिन आपने सिर्फ 10 महीने का रेंट दिया है, यानी ये जो 12 महीने का रेंट है ये करंट ईयर का है, लेकिन 2 महीने का आउटस्टैंडिंग है। 2 महीने का रेंट आपने अभी तक नहीं दिया है। इस आउटस्टैंडिंग रेंट की अमाउंट को आप करंट ईयर में दिखाएंगे, आप इसे नेक्स्ट ईयर में नहीं दिखाएंगे, चाहे आपने कैश नेक्स्ट ईयर में पेड किया हो। इसी तरह से प्रीपेड एक्सपेंसेस, जैसे आपको 1 साल का रेंट देना है लेकिन आपने 15 महीने का रेंट दे दिया, यानी जो आपने 3 महीने का रेंट दिया है वो नेक्स्ट ईयर के लिए दिया है, वो नेक्स्ट ईयर में दिखाया जाएगा, इस साल की एक्सपेंस में नहीं दिखाया जाएगा। तो समझ आया मैचिंग प्रिंसिपल? मैचिंग प्रिंसिपल के बेस पर ही हम डेप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट करते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के एडजस्टमेंट्स करते हैं और प्रीपेड एक्सपेंसेस के एडजस्टमेंट करते हैं। ये सारे हम करते हैं मैचिंग प्रिंसिपल के बेस पर। ये कई बार 1 मार्कर में आता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोबारा से आपको एक बार रिकैप करवा रही हूँ मैचिंग प्रिंसिपल का, कि बिजनेस में जो भी हम खर्चे करते हैं उनको उसी साल की रेवेन्यू से मैच कर दो, यानी उसी साल उन खर्चों को रिकॉर्ड कर दो, चाहे आपने कैश पेमेंट की है या नहीं की है, ये रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि अकाउंटिंग हमेशा एक्रूअल बेसिस पर की जाती है। हम कभी भी कैश बेसिस पर अकाउंटिंग नहीं करते। तो हर साल के एक्सपेंसेस को उसी साल की रेवेन्यू से हमें मैच करना होता है, ये होता है मैचिंग प्रिंसिपल। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम डबल एंट्री सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग टोटली इसी पर बेस्ड है।
हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है डेबिट, दूसरा होता है क्रेडिट। जब हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो एक अकाउंट को डेबिट करेंगे और सिमिलर अमाउंट से दूसरे अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। जैसे देखो, मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझा रही हूं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹10,000। अब देखो, इस ट्रांजैक्शन के हमें दो एस्पेक्ट दिखाने हैं, दो इफेक्ट हम दिखाएंगे। पहला क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट अमाउंट इज ₹10,000 टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट अमाउंट विल बी ₹10,000। तो देखो, एक अकाउंट को हमने डेबिट किया है जो है कैश अकाउंट, दूसरे अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है जो है कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट है सेम। इसे हम कहते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट। जब भी आप किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो दो एस्पेक्ट तो आप दिखाएंगे ही दिखाएंगे, क्योंकि हम अकाउंटिंग कभी भी सिंगल एंट्री के बेस पर नहीं करते, हम अकाउंटिंग हमेशा डबल एंट्री सिस्टम पर करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट का मतलब क्या हुआ कि रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज की जाती है, कब राइट टू रिसीव एस्टेब्लिश किया जाता है। देखो, इसे मैं आपको एग्जांपल से समझा रही हूँ। जैसे आपने गुड्स बेची है, सोल्ड गुड्स इन Feb 2023, आपने फरवरी में सामान बेचा है, लेकिन आपको अमाउंट रिसीव हुई है, अमाउंट रिसीव्ड इन अप्रैल 2023। अब देखो, दो ट्रांजैक्शन है यहाँ पर। पहला है आपने सामान बेचा है फरवरी में, और दूसरा ट्रांजैक्शन हुआ है आपने अमाउंट रिसीव की है अप्रैल में। तो यहाँ पर आप सेल को कब रिकॉग्नाइज करेंगे, फरवरी में या फिर अप्रैल में? यहाँ पर सेल रिकॉग्नाइज होगी फरवरी में। देखो, किसी भी सेल को हम जब रिकॉग्नाइज करते हैं जब ट्रांजैक्शन होता है, ना कि जब हम अमाउंट रिसीव करते हैं। तो आपको रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट समझ में आया? रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट का मतलब क्या हुआ कि जब आपने सेल की है, जब आपने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, उसी समय लीगल ऑब्लिगेशन टू रिसीव अमाउंट एस्टैब्लिश हो गई, यानी आपकी सेल रिकॉग्नाइज हो गई, आपकी रेवेन्यू एस्टैब्लिश हो गई। तो यहाँ पर सेल को हम रिकॉग्नाइज करेंगे फेब में, चाहे हमें पैसे मिले हैं अप्रैल में। जिस दिन आप सेल करते हैं उसी दिन आपका अधिकार हो जाता है उस पर्सन से पैसे लेने का। तो समझ आया? पैसे आपको कब मिलते हैं ये मटेरियल नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मटेरियल ये है कि आपने सेल किस तारीख को की थी। जिस तारीख को आप सेल कर रहे हैं उस तारीख को ही आपकी लीगल ऑब्लिगेशन एस्टैब्लिश हो जाती है टू रिसीव मनी। क्लियर? और लास्ट प्रिंसिपल आता है वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट। देखो, वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट क्या कहता है कि जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग ऐसी होनी चाहिए जो बायस्ड फ्री हो, यानी किसी तरह का कोई भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। जो भी हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आते हैं वो ऐसे होने चाहिए जिन्हें हम वेरीफाई कर सकें। वो हमेशा एविडेंस के बेस पर होने चाहिए, जैसे कैश मेमो है, इनवॉइस बिल है, सेल्स बिल है। तो इस तरह से एविडेंसेस, इस तरह के सपोर्टिंग वाउचर्स होने चाहिए ताकि सेल्स को वेरीफाई किया जा सके। क्लियर? तो आज के वीडियो लेक्चर में 11 प्रिंसिपल मैंने आपको डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन किए हैं। फिर भी किसी प्रिंसिपल में किसी तरह की कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सारी अकाउंटिंग मैं आपको डिटेल्ड वे में बहुत इजीएस्ट मैनर में एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू सो मच।